नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी आपके साथ में। बात करेंगे सबसे पहले बिहार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अड़े मार्ग स्थित संकल्प में खरीफ विपणन वर्ष 2024 से 25 में धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षात्मक बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से खरीफ विपणन वर्ष 2024 से 25 के अंतर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि और धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि 1 नवंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक रखी गई है। चरणबद्ध तरीके से धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है और इस वर्ष धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 45 लाख मैट्रिक टन रखा गया है। राज्य में उसना चावल मिलों की संख्या बढ़ाकर 360 कर दी गई है। बैठक में सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने भी धान अधिप्राप्ति की कार्य योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में राज्य के 19 जिलों में आज से धान अधिप्राप्ति शुरू कर दी गई है, जबकि बचे हुए जिलों में 15 नवंबर से धान अधिप्राप्ति का कार्य शुरू होगा। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। कृषि कार्य से जुड़े हुए लोगों को धान अधिप्राप्ति में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। धान के अनुमानित उत्पादन के अनुसार ही धान अधिप्राप्ति का जिलावार लक्ष्य निर्धारित करें। धान अधिप्राप्ति कार्य में गड़बड़ करने वालों पर भी नजर रखें। धान अधिप्राप्ति का कार्य तेजी से और बेहतर ढंग से करें ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री ने अपने दिशा निर्देश में ये बातें कही। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम वापस लेने की प्रक्रिया 1 नवंबर को समाप्त हो रही है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार अभियान का रंग जमाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा और चाईबासा में प्रचार करने आएंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह 3 नवंबर को सिमरिया, घाटशिला और बरकट्ठा में भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभा करेंगे। छठ पर्व के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा और होगी। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दूसरे चरण में भी वो 3 सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री रांची में एक रोड शो भी कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे अधिक सभाएं होंगी। भाजपा प्रत्याशियों की तरफ से भी योगी आदित्यनाथ की सभा के लिए सबसे ज्यादा मांग की गई है। धनबाद और गिरिडीह से सटे विधानसभा क्षेत्रों में बंगाल भाजपा के नेता सुवेंद्र अधिकारी की सभा की मांग प्रत्याशियों द्वारा की गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने और गठबंधन के उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी रणनीति को लेकर तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू बोकारो पहुंचे। बोकारो के नया मोड़ स्थित एक होटल में उनका पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की संपत्ति को बचाना चाहती है। जो देश का रिसोर्स है उसे आम जनता तक पहुंचाना चाहती है। यही राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच है। भाजपा संपत्ति को बेचकर अपने कुछ खास मित्रों को देना चाहती है। यही कांग्रेस और भाजपा में अंतर है। उन्होंने कहा कि झारखंड में रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन झारखंड आज भी पीछे है। झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन के उम्मीदवारों को जीत दिलाने की जरूरत है। इसमें जितने लोग हैं सभी के लिए राइट्स के लिए जो फाइट कर रहा, उसको ताकत देने के लिए, सभी लोगों को देश का रिसोर्सेस बांटने के लिए, बराबर बांटने के लिए
राहुल जी का हाथ बढ़ाने के लिए और मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो आइडियोलॉजी दे रहा है वो आइडियोलॉजी और यहाँ का गठबंधन मिलजुल के काम कर रहा है। इसके लिए मैं ये अपील करना चाहता हूँ बकोरो, नॉट ओनली बकोरो, इन द एंटायर स्टेट ऑफ झारखंड, अपील टू द पीपल ऑफ दिस स्टेट, प्लीज गिव ए वोट टू द कांग्रेस पार्टी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राजनीतिक माहौल अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। पार्टी ने चुनाव प्रचार की पूरी रूपरेखा तैयार कर कई बड़े चेहरों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में 15 जनसभाएं कर भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मुंबई कोंकण, उत्तरी महाराष्ट्र और मराठवाड़ की कुल 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में सर्वाधिक चुनावी जनसभा आयोजित करने की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी और चंद्रशेखर बावनकुले के कंधों पर होगी। इसके अलावा पार्टी ने अन्य सभी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। शिवसेना शिंदे गुट के पालघर विधानसभा विधायक श्रीनिवास वनगा 4 दिन तक लापता रहने के बाद घर लौट आए हैं। टिकट कटने से नाराज श्रीनिवास वनगा पिछले 4 दिनों से संपर्क में नहीं थे। वनगा कल दोपहर करीब 12 बजे तलासरी के कवाड़े स्थित अपने आवास पर लौट आए। 4 दिन बाद लौटे श्रीनिवास वनगा ने कहा कि साजिश के तहत मेरा टिकट काटा गया है। चाहे मेरे पास कोई भी पद हो या ना हो, मैं काम करता रहूंगा। वनगा ने कहा, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भरोसेमंद है, लेकिन उनके करीबी लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं। वनगा ने कहा कि राजनीति में ईमानदार व्यक्ति की नहीं चलती, मुझे मेरी ईमानदारी की सजा मिल रही है। और वनगा ने आरोप भी लगाया कि शिवसेना के जिला प्रमुख कुंदन साखे ने अपने पक्ष में उम्मीदवार देने के लिए मेरा टिकट काट दिया। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही की होगी। दरअसल एकनाथ शिंदे के साथ गए 40 विधायकों में से 39 विधायकों को शिवसेना ने फिर से विधानसभा चुनाव में टिकट दिया है, लेकिन अकेले श्रीनिवास वनगा का टिकट काट दिया गया है। टिकट कटते ही श्रीनिवास वनगा फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद वे अज्ञात स्थान पर चले गए थे। भारत सरकार के आयुष्मान योजना के अंतर्गत देश के 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को शामिल किया गया है। इस योजना को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में पहले ही आयुष्मान के अंतर्गत सभी लोगों को शामिल किया है। प्रधानमंत्री की योजना को लागू करने से उत्तराखंड के करीब 6 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि भारत सरकार की आयुष्मान योजना के अंतर्गत देश के 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को शामिल किया गया है और इस योजना को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में पहले से ही आयुष्मान के अंतर्गत सभी लोगों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री की योजना को लागू करने से उत्तराखंड के करीब 6 लाख लोग होंगे जिन्हें इसका फायदा होगा। देखिए, उत्तराखंड में ये देश का पहला राज्य है जहाँ की आयुष्मान सबके लिए है। हमने तो अपने प्रदेश में आयुष्मान बहुत पहले से किया था। लगभग 6 लाख लोग हमारे ऐसे हैं जो 70 साल से ऊपर के हैं। तो अब प्रधानमंत्री जी के कल की लॉन्चिंग के बाद, शुभारंभ के बाद है, अब 6 लाख लोगों को जो है भारत सरकार जो है आयुष्मान योजना में कवर होने जा रही है।
किसानों को पशुओं और मुर्गियों को बिक्री को बेहतर तरह से उपलब्ध कराने के लिए पशुपालन विभाग ने उत्तराखंड में आईटीबीपी के साथ विशेष एमओयू किया है। इस बात पर उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड के पशुपालकों, मत्स्य पालकों और मुर्गी पालकों को अपने सामान का व्यापार करने के लिए मार्केट में उपलब्ध कराना हमारा मुख्य मकसद है, जिसके लिए आईटीबीपी एक नामी संस्थान है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि पशुपालकों और दुग्ध पालकों की आय दोगुनी हो जाए। उसके लिए यह कदम कारगर साबित होगा और यह पर्वतीय क्षेत्रों में कुल 200 करोड़ रुपए का व्यापार उपलब्ध कराएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सरकार की पहल है किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, जिसमें किसानों को पशुओं और मुर्गियों को बिक्री को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और उन्हें बिक्री के साधन बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने के लिए पशुपालन विभाग ने आईटीबीपी के साथ विशेष एमओयू साइन किया है। इस बात पर उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड के पशुपालकों, मत्स्य पालकों और मुर्गी पालकों को अपने सामान का व्यापार करने के लिए मार्केट में उपलब्ध कराना हमारा ध्येय है, जिसके लिए आईटीबीपी एक नामी संस्थान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि पशुपालकों और दूध पालकों की आय दुगनी हो। उसके लिए यह कदम कारगर साबित होगा। आज एक एमओयू पशुपालन विभाग के सचिव महोदय और आईटीबीपी के आईजी साहब के मध्य माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार और माननीय पशुपालन मंत्री जी उत्तराखंड सरकार की उपस्थिति में किया गया है। इससे हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं, जो हमारे वाइब्रेंट विलेजेस हैं, वहाँ के जो पशुपालक हैं और जो भेड़ बकरी का व्यवसाय कर रहे हैं, मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों को एक ओपन मार्केट अवेलेबल हुआ है। इस एमओयू से यह है कि जहां आईटीबीपी अपने जवानों के लिए मांस उत्पादन के लिए बकरी, भेड़ या चिक की सप्लाई मांगेगी तो वो एक हमें ऑर्डर करेंगे 7 दिन पहले और हम वहां के लोकल जो लोग पाल रहे हैं उनसे उस उत्पाद को उपलब्ध कराएंगे। उत्तराखंड में हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर मिलने से हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि समय रहते सुरक्षा एजेंसियों ने डेटोनेटर को बरामद कर लिया है। हरिद्वार के मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास की घटना सामने आने के बाद स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ केंद्रीय एजेंसियां भी मामले की जांच में जुट गई हैं। इन एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश में रामपुर निवासी युवक को रेलवे ट्रैक के पास से हिरासत में लिया है। आशंका है कि इसी ने ये डेटोनेटर प्लांट किया था। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के सक्ती के चंद्रपुर विधायक लगातार 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। चंद्रपुर विधायक रामकुमार को समर्थन देने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। कलेक्ट्रेट के सामने चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव ने सरकार द्वारा पीएम आवास के हितग्राहियों को निःशुल्क रेत नहीं दिए जाने के कारण आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। कलेक्टोरेट के सामने अनशन पर बैठे विधायक ने नाराजगी जताई है। चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव के आमरण अनशन को अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समर्थन देते हुए धरना स्थल पर पहुंचे और विधायक की मांग को जायज बताते हुए जल्द मांगों को पूरा करने की बात भी कही। आपको बता दें कि विधानसभा में वित्त मंत्री ने पीएम आवास निर्माण के लिए निःशुल्क रेत देने की घोषणा की थी। अब तक शासन द्वारा अमल में नहीं लाए जाने से नाराज जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू, विधायक व्यास कश्यप समेत कांग्रेस कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। सबकी समस्या सुनते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं पर तुरंत संवेदनशीलता दिखाएं। समस्या से जुड़ी शिकायत पर तेजी से कार्यवाही करते हुए गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक समाधान सुनिश्चित कराएं। समस्या लेकर पहुंचे लोगों
को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा, घबराइए मत, सरकार हर समस्या पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराएगी। गुरुवार को वनटांगियों के साथ दीपावली मनाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान करीब 200 लोगों से मिले। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक एक करके उन्होंने सबकी समस्याएं सुनी। अपराध और जमीन कब्जा किए जाने से संबंधित शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों व भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये कहा कि यदि कोई दबंग माफिया किसी की जमीन जबरन कब्जा कर रहा हो तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए। गरीबों को उजाड़ने वाले कतई ना बख्शे जाए। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान शुक्रवार सुबह सीएम योगी की दिनचर्या परंपरागत रही। उन्होंने प्रातःकाल गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर जाकर माथा टेका। सीएम योगी जब भी गोरखनाथ मंदिर में होते हैं तो गौ सेवा उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा रहता है। शुक्रवार सुबह वह मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए मंदिर की गौशाला में पहुंचे और वहां कुछ समय भी व्यतीत किया। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासत का माहौल गर्म होता जा रहा है। पार्टियां होर्डिंग लगाकर प्रचार तेज कर रही हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता विजय प्रताप यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने राजभवन चौराहे से समाजवादी पार्टी कार्यालय की ओर जाने वाली सड़कों पर जुड़ेंगे तो जीतेंगे की होर्डिंग लगवाई। सपा नेता का यह पोस्टर बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। सीएम योगी ने हाल ही में आगरा की एक जनसभा में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जिसके बाद इस पर चर्चा तेज हो गई थी। सपा नेता विजय यादव पार्टी के अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में उनके इस कदम से यूपी के विधानसभा उपचुनाव में राजनीति का माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। दोनों पार्टियां लगातार इन सीटों पर बढ़त हासिल करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। इससे पहले राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में सपा ने 27 का सत्ताधीश पोस्टर चिपकाए थे, जिसमें 2027 के यूपी चुनाव में अखिलेश यादव की जीत के नारे लिखे गए थे। बीजेपी के इस बयान से सपा नेता मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ में अभी पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला शांत नहीं हुआ था कि लखनऊ की जेल में एक कैदी की मौत हो गई है। बताया गया कि लखनऊ की जेल में सजा काट रहे एक कैदी की अचानक मौत हो गई। जेल प्रशासन द्वारा कैदी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बताया गया कि कैदी की हार्ट अटैक से मौत हुई है। तो वहीं कैदी के परिवार वालों ने जेल प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। कैदी के परिवार वालों का कहना है कि मृतक कैदी के साथ मारपीट हुई थी और उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं। हमारा छोटा भाई सानू था, जेल में था लमसम 2 महीने पहले से। वहां से फोन है मेरे पास 7:15 पे। उन्होंने बोला कि आपके भाई की अटैक पड़ा है, लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल। उसके 10 मिनट बाद मेरे को फिर कह रहे हैं कि आपका भाई डेथ हो गई है, आप लोग पहुंचिए वहां फटाफट। और यहाँ पे मैं पता कर रहा हूँ हॉस्पिटल से, तो हॉस्पिटल बोल रहे हैं कि यहाँ पे 7:30 बजे आएगी और ये 7:25 पे जेल साहब का मेरे पास फोन आया कि डेथ हो गई आपके भाई की। बदायूं के मूसा झाक गांव के पास मंगलम पेट्रोल पंप पर सिपाही द्वारा एक युवक की पिटाई का सीसीटीवी का वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल बदायूं के थाना मूसा झाक क्षेत्र के मूसा झाक गांव के समीप मंगलम पेट्रोल पंप का है, जिसमें मुजाहिद अली पेट्रोल डलवाने आया था। तभी मुजाहिद मंगलम पेट्रोल पंप के केबिन में चला गया और वहां खड़ा हुआ था और उसी वक्त एक सिपाही आया और उसके गाल पर थप्पड़ मारने लगा। यह घटना पेट्रोल पंप में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि सिपाही डायल 112
की गाड़ी पर तैनात है। फिलहाल सीसीटीवी का वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बदायूं के मजरिया थाना क्षेत्र में मेरठ हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। मजरिया गांव के पास ट्रैक्टर की टक्कर से टेम्पो में सवार 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। 5 लोग घायल हुए हैं। इसी दौरान पीछे से आ रही कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सभी को अस्पताल भिजवाया है, जहां 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक टेम्पो सवार लोग नोएडा में काम करते थे। ये सभी लोग दिवाली मनाने के लिए टेम्पो बुक कर वहां से घर लौट रहे थे। सुबह करीब 7 बजे इनका टेम्पो मुजरिया गांव के समीप पहुंचा। बताया जा रहा है कि हाईवे पर अचानक ट्रैक्टर आ गया था, जिससे टेम्पो टकरा गई। इसी बीच पीछे से आई कार भी डिवाइडर से टकरा गई। ट्रैक्टर की टक्कर से टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। चीख पुकार मचने पर आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने एम्बुलेंस से सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।